हर पल आपके साथ। नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स की भी बात होगी, आत्मनिर्भर होते भारत की भी बात होगी, आर्थिक विकास की दिखाएंगे आपको झलक, खेल जगत में क्या हुआ है हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। बात करेंगे टेक टॉक की, नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर और वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। बिल्कुल शहला, तो आइए नया सवेरा की नई शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के बाद अस्थायी रूप से रोकी गई यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से ली हालात की जानकारी। आज बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में आज बारिश की तीव्रता कम होने के आसार, लेकिन चंबा, कुल्लू, मनाली और मंडी समेत कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। व्हाइट हाउस में आज होगी इजराइल गाजा संघर्ष पर महत्वपूर्ण बैठक। अमेरिका को इस साल के अंत तक संघर्ष के निर्णायक अंत की उम्मीद। देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम, घर घर में विराजे गणपति, मंदिरों और पंडालों में भी गूंज रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। 30 अक्टूबर में इस साल गोवा में होगा शतरंज विश्व कप। भारत दूसरी बार करेगा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी। प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। तो आइए शैला, नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं और मौसम के मिजाज से भी रूबरू करा देते हैं अपने दर्शकों को। बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में कई घंटों की बारिश के कारण कल वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हो गया और ये हादसा अधिकारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ, जहां पर ये भूस्खलन हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु रोज माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं। हालांकि जोरदार धमाके के साथ आपको ये बताएं कि पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे और हादसे के बाद व्हाइट नाइट कॉर्प्स की 3 राहत टुकड़ियां कटरा और उसके आसपास बचाव और राहत कार्यों में तेजी से जुट गई। राहत और बचाव लगातार चल रहे हैं। फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है और आपको बता दें कि इस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है और फौरन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है, हालात की जानकारी हासिल की है। आपको बताएं कि उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया और कहा कि एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच रही है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानकारी दी कि वो कल जम्मू एयरपोर्ट बंद होने के कारण नहीं पहुंच सके, लेकिन आज सुबह जम्मू पहुंचकर बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे और इस बीच प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। जम्मू एयरपोर्ट भी बंद है। जम्मू में सभी स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद बताए जा रहे हैं, क्योंकि कई स्थानों पर जो है भूस्खलन हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर दुख जताया है। तो जम्मू में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय आज बंद है। संध्या, बिल्कुल, और कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अर्धकुंवारी मार्ग पर भारी नुकसान की खबर भी आ रही है। और इस पूरी प्राकृतिक जो ये आपदा हुई है, इससे कई लोगों की मौत की खबर है, कई लोग जो है घायल हो गए हैं।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और स्वयंसेवी संगठन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अब तक आपको बता दें कि 3,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। तो लगातार प्राकृतिक ये जो आपदा है, ये मुसीबत बनी हुई है। जम्मू में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश की खबर मिल रही है। हालांकि लगातार राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है। लोगों को रेस्क्यू किए जाने का काम भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी लगातार लगी हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत भरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से किसी को क्षति ना पहुंचे, इसे लेकर ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद हैं। देवेंद्र कटरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है, किस प्रकार से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, बताइए। थाना की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें, चाहे तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सभी लोग बचाव कार्य में जुड़े हुए हैं। और कल दोपहर के बाद जो यात्रा है उसे स्थगित कर दिया गया है कि जब तक मौसम साफ ना हो तो यात्रा के लिए किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल जो लोग घायल हैं उनका उपचार कटरा के अस्पताल और श्री माता वैष्णो देवी स्थापना हॉस्पिटल जो है, नारायणा हॉस्पिटल है, वहां पे चल रहा है। और घायलों को जो है वो हर बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। जी देवेंद्र, कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं? साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद आज जायजा लेने वाले हैं। हाँ, अगर रियासी जिले की बात करें तो जो चुनाव के सटाई जितना भी इलाका है वहाँ पे इस समय रेड अलर्ट है और आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ किसी भी जाने को अनुमति नहीं है। अगर बात करें कटरा क्षेत्र की, जो माता वैष्णो देवी का आधार केंद्र है, वहाँ पे लगभग जो है वो सड़कें काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मोबाइल नेटवर्क यहाँ सही से काम नहीं कर रहा है। और अगर बात करें हम बिजली पानी की, तो वो भी प्रभावित हुई है। पूरे इलाके में जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। और जो भी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए एसआरटीसी और बाकी जो बस सर्विसेज है उनकी मदद ली जा रही है। हालांकि कल शाम से यहाँ पे जितनी भी कटरा से ट्रेन सर्विस थी उन्हें भी सस्पेंड किया गया है खराब मौसम के चलते। जी देवेंद्र, अगर मौसम की बात करें, देखिए आफत की बारिश बनी हुई है, जगह जगह जो है भूस्खलन भी हो रहा है। अगर मौसम की बात करें कि कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी क्या अब? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 72 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जब से लगातार बारिश हुई है। और अब कहें कि 2 मिनट के लिए भी बारिश जो है वो नहीं रुकी है। कभी थोड़ी हल्की बरसात हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन पिछले लगभग 72 घंटों से ज्यादा समय हो गया है। और आप तस्वीरों में मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय जो है लगातार बारिश त्रिकुटा की पहाड़ियों में हो रही है। और त्रिकुटा की पहाड़ियों के साथ जितने भी इलाके सटे हुए हैं वहां सब भी बारिश जो है वो कहर बनकर टूटी है। और नालों की अगर बात करें, नदी नाले वो इस समय उफान पर हैं। और किसी भी तरह की राहत अगर हम बारिश से कहें तो बिल्कुल नहीं है इस इलाके में। जी, गृह मंत्री खुद भी नजर बनाए हुए हैं इस पूरी स्थिति को लेकर के देवेंद्र। और अगर आज की हम बात की जाए तो किस तरह की चुनौतियों का सामना तमाम एजेंसी को करना पड़ रहा है इस पूरे राहत और बचाव कार्य को लेकर के? अगर हम जहाँ पे एजेंसी जितने भी काम कर रही है इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनको जो खासी दिक्कत आ रही है, एक यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क जो है, अगर रियासी जिले की बात करें, कटरा और आसपास के क्षेत्रों में जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कट गई है। और किसी भी जो मोबाइल ऑपरेटर का नेटवर्क है वो नहीं सही तरीके से काम कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो रास्ते जो है एम्बुलेंसेस को मूव करने के लिए चाहिए, जो बाकी मशीनरी को मूव करने के लिए चाहिए, वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है और काफी सारे रास्ते जो है वो प्रभावित हुए हैं। और लगभग हम बात करें तो सारे रास्ते जो जम्मू हमारा मेन टाउन है यहाँ से कनेक्ट करने के लिए, वहां इस समय बंद है। उधमपुर की अगर बात करें, उधमपुर से कनेक्टिविटी नहीं। जिले की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो लगभग सारी सड़कें इस समय ठप है और आने जाने के लिए लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर जहाँ पे भी आप हैं, अगर होटल में है, गेस्ट हाउस में है, किसी कमरे में है, किसी और आश्रय में, तो वहीं पर रुके जब तक मौसम साफ ना हो तब तक बाहर ना निकलें। जी तो बिल्कुल राहत बचाव अभियान जो है वो लगातार जारी है और तीव्र गति से चल रहा है। साथ ही साथ गृह मंत्री भी अपनी नज़र पूरी तरह से बनाए हुए हैं। आज मुख्यमंत्री भी वहां का दौरा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।
और आगे बढ़ेंगे संध्या। पिछले 2 दिनों की अतिवृष्टि के बाद हिमाचल प्रदेश में जो है मानसून की तीव्रता आज कुछ मंद पड़ने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार किस प्रकार से वहां पर भी मानसून जो है आफत बन के बरस रहा है। बिल्कुल शैला, कई राज्य हैं जो आफत की जो ये बारिश है ना, इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को किस तरह से बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर हम बात चंबा की करें, मंडी की करें, कुल्लू मनाली की करें, तो यहाँ वर्षा ने सबसे ज्यादा तबाही मचाने का काम किया है। इन शहरों का सड़क संपर्क लगभग ध्वस्त हो चुका है। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। चंबा जिले में पिछले 36 घंटों से दूरसंचार नेटवर्क इक्का दुक्का जगह ही ऐसी होगी जिन्हें छोड़कर काम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, कुल्लू मनाली, मंडी और चंबा में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में भी लगातार दिक्कतें पेश आ रही हैं। कुल्लू में प्रशासन ने पेट्रोल डीजल की कमी को देखते हुए पेट्रोल पंपों में न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने के भी आदेश दे दिए हैं। मनाली, चंडीगढ़ सहित कई प्रमुख राजमार्ग जो है वो भूस्खलन के कारण बंद पड़े हुए हैं। तो हिमाचल में बारिश से लगातार हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। मनाली, चंडीगढ़ सहित कई राजमार्ग, जो प्रमुख राजमार्ग हैं, वो बंद हैं। रावी, व्यास, सतलुज जैसी जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिछले 2 दिनों की अतिवृष्टि के बाद हिमाचल प्रदेश में मानसून की तीव्रता आज कुछ मंद पड़ने की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन प्रदेश भर में पिछले दिनों की भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां लोगों के पास ना बिजली है, ना दूरसंचार के साधन है, और इसीलिए लोगों के लिए भी एहतियातन बरतते हुए स्कूलों की भी छुट्टी घोषित की गई है, ताकि बच्चे जो हैं वो घरों में रहें, सुरक्षित रह सकें। कुल्लू मनाली और मंडी ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बारिश ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाने का काम किया है। दृश्यों में भी आपको हम बता रहे हैं लगातार कि किस तरह से रावी नदी हो, ब्यास नदी हो, सतलुज नदियां हो, ये सभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। और हिमाचल के कई शहरों के स्कूल कॉलेज भी बंद रखने के आदेश स्थानीय प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। बिल्कुल, बिजली, पानी और संचार व्यवस्था भी ठप है। चंबा जिले में पिछले 36 घंटों से दूरसंचार नेटवर्क इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर कहीं पर भी काम नहीं कर रहा है। कुल्लू, मनाली, मंडी और चंबा में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में भी दिक्कतें आ रही हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है बारिश से हालात जो हैं वो बिगड़े हुए ही नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जो है जनजीवन पर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रावी, व्यास, सतलुज जैसी नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आप दृश्यों में भी देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है, किस प्रकार से घर बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह लगातार हो रही बारिश के कारण सतलुज, व्यास और रावी जैसी जो नदियां हैं उफान पर हैं, जिससे पंजाब के भी कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। और आज मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। इसमें शामिल है पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन के कई गांव जो बाढ़ से प्रभावित हैं। रंजीत सागर डैम, नंगल डैम और पोंग डैम की बात की जाए तो ये सभी खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गए हैं। पंजाब के 7 जिलों के तकरीबन 130 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस वक्त तक गुरदासपुर के गांव जीवनचक, बुगना और गंजी समेत कई गांव प्रभावित हो चुके हैं। तो बारिश लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है, जिसकी वजह से कई राज्य ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित गांवों का आंकड़ा अगर लगातार बात की जाए तो बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आगे भी कुछ दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शैला, बिल्कुल, और पठानकोट और गुरदासपुर समेत पंजाब के 5 जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। पठानकोट में बढ़ते जल स्तर के कारण फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। प्रशासन घग्गर जैसी दूसरी नदियों की स्थिति पर भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, ताकि बाढ़ के जो संभावित खतरे हैं उनके लिए पूरी तैयारी रखी जा सके। प्रभावित गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के भी काम किए जा रहे हैं और उन्हें आवश्यक वस्तुएं और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना भी बचाव कार्य में पूरी तरह से जुटी हुई है। इसके अलावा पंजाब के सभी जिलों में प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, यानी कि अगर कोई आप मुसीबत में हैं तो इन हेल्पलाइन नंबर का मदद ले सकते हैं। बाढ़ जैसे हालातों के चलते पंजाब में सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद किए गए हैं। तो
तो पंजाब में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। पंजाब में सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्थिति बिगड़ी है मानसून से, उसका असर जो है वो पंजाब में भी साफ नजर आ रहा है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुरमीत सिंह जालंधर से और प्रियंका शिमला से। गुरमीत, ये जो पूरी स्थिति है उसका असर जो है पंजाब में भी साफ नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, अभी की ताजा स्थिति पर बताइए। देखिए शैला, इस समय यदि पंजाब की ताजा स्थिति की बात की जाए तो पंजाब में तकरीबन पिछले 94 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कुछ जिलों में तो रुक रुक कर ये बारिश मतलब रुक ही नहीं रही है। और ये जो रेनफॉल है इसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिस तरह से आप पहले ही दर्शकों को जानकारी दे चुके हैं। अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट ये धीरे धीरे वास्ट होता चला जा रहा है, यानी कि जो इसका प्रभाव है वो इलाकों में बढ़ता जा रहा है। कुछ जो इलाके, जो बॉर्डर एरियाज है पंजाब के, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, ये सारे इलाकों में, गांवों में बहुत ज्यादा जो है वो पानी धीरे धीरे पहुंचने लगा है, जिससे एक तो फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरा कई घर भी टूटे हैं। संगरूर के सुनाम में कल हमारे पास शाम को इनपुट आई थी कि आधा दर्जन से ज्यादा घर टूट गए हैं। अब सबसे पहले अगर सिर्फ और सिर्फ गांव की बात करें तो 7 जिलों में तकरीबन 130 गांव हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। और ये जो प्रभाव है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी आया या थोड़ा थोड़ा पानी है, पानी इतना ज्यादा है, पानी का स्तर, कि वहां पर किश्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है। बोट एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा पंजाब के सभी जिलों में कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं और लोगों को कहा गया है कि आपके पास किसी भी तरह की यदि कोई जानकारी है या आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क करें। अब पठानकोट, गुरदासपुर, संगरूर, बरनाला, मानसा, ये जो सारे जिले हैं इनमें रेड अलर्ट घोषित है और इनके गांव ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। और इसके साथ ही जो सुल्तानपुर लोधी, जो कि कपूरथला में पड़ता है, वहां पर बौपुर गांव से लेकर और जितनी एक बेल्ट है वो पूरे तरीके से प्रभावित है। वहां पर किश्तियों के सहारे से ही पहुंचा जा सकता है। कई लोग डिस्प्लेस हुए हैं, लोगों को कहा गया है कि अपने स्तर पर यदि वो जा सकते हैं तो वो सेफर इलाकों में जाएं, या फिर प्रशासन भी मदद के लिए आगे आ रहा है। अब पठानकोट में आपको बताएं कि जो बीएसएफ की पोस्ट थी वहां से भी एक इनपुट हमारे पास आई कि बीएसएफ की जो महिला जवान है उन्हें एयरलिफ्ट किया गया सेफर लोकेशन की तरफ। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो तस्वीरें अब भी हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर की जो तारबंदी की गई है वहां पर भी पानी कई कई फुट तक जमा हो गया है। तो कुल मिलाकर जो ये हालात है वो फिलहाल जैसे हालात है उससे कंडीशन हर घंटा बीतने के बाद जो है वो लगभग खराब सी होती जा रही है। तो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन आगे आया है। दूसरा, मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पठानकोट और गुरदासपुर, ये जो 2 सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं पंजाब के, वहां का दौरा करेंगे, अधिकारियों से जानकारी लेंगे। अब ऐसे में सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि पंजाब के सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। और जो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड जिले हैं, जो मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं कि 7 जिले हैं जिन पर पैनी नजर रखी जा रही है, वहां पर एनडीआरएफ भी एक्टिव है, एसडीआरएफ भी एक्टिव है, आर्मी की टीम्स कई जगह पर भेजी गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार वहां पर नजर रख रहा है और लोगों को जो लोग पानी के अपना प्रभाव दिखा रही है, प्रभाव में फंस गए उन्हें बचाने की कोशिश बिल्कुल गुरमीत, शिमला से हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका से हिमाचल प्रदेश के हालात पर नजर डाल लेते हैं। प्रियंका, किस तरह के हालात पूरे हिमाचल प्रदेश के हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश जो है वो प्रभावित कर रही है, लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो किस तरह के हालात है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, शिमला में जो है 4 दिन लगातार बारिश के बाद पिछले कल से बारिश का दौर थमा है और मानसून हल्का धीमा पड़ा है और आज प्रदेश में ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई है। और 3 जो ऐसे जिले हैं, मंडी, चंबा, कुल्लू, जहां पर पार्शली जो है शिक्षण संस्थान भी बंद किए गए हैं क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। NH
जो है 3 NH हिमाचल प्रदेश में जो है वो बाधित है, जिसमें चंडीगढ़ मनाली NH जो है वो जगह जगह पर टूट गया है। पूरी तरह से संपर्क जो है कुल्लू मनाली का पूरे विश्व से पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि पर्यटक जो है वो भी वहां पर फंसे हुए हैं काफी। हालांकि जो पर्यटक है वो अब सड़कों पर नहीं है, जगह जगह होटल्स में शरण ली है, जगह जगह संस्थाएं उनकी मदद कर रही हैं। सड़कों पर जो वाहन अभी फंसे हैं, खासकर चंडीगढ़ मनाली जो नेशनल हाईवे है, वहां पर मालवाहक वाहन फंसे हुए हैं। 300 के करीब ये वाहन है और इनमें एसेंशियल सामान लेकर जा रहे वाहन, खाने पीने का सामान लेकर जा रहे वाहन जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए वो वाहन अभी जो है वो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली में फंसे हुए हैं। 300 के करीब ये वाहन है और इनकी मदद जो है संस्थाएं आगे आ रही है। मंदिर कमेटी जो है उनके खाने पीने का प्रबंध कर रहा है, प्रशासन उनके खाने पीने का प्रबंध कर रहा है। जहां तक ऑरेंज अलर्ट की बात है तो हिमाचल में शिमला और मंडी के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से फिलहाल मानसून से राहत की बात यह है कि 2 दिन तक किसी भी तरह का ऑरेंज अलर्ट नहीं है। हालांकि परसों से 28 से फिर से एक बार 29 के 31 तक ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने 5 जिलों मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट फिर से जारी किया है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि धूप खिली हुई है और इस ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशंस जो चलाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की टीमें जो मौके पर तैनात है वो पूरी तरह से जो है अपना कार्य कर सकती है, क्योंकि धूप खिली हुई है। ऐसे में उन्हें मदद मिल रही है रेस्क्यू का कार्य करने के लिए। प्रशासन का ये कहना है कि 2 दिन का समय जो है नेशनल हाईवे जो चंडीगढ़ मनाली जगह जगह से बाधित है, क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरी तरह से जो है वो ब्यास नदी में समा गया है। 2 दिन वापस इसको ठीक करने में लग सकते हैं। उसके बाद ही जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में फंसा हुआ है, खासकर कुल्लू मनाली मंडी में, वो जो अपने घर वापस लौट सकता है। इसके अलावा जो चंबा है, रावी नदी वहां पर उफान पे है और जिस तरह का पिछले 4 दिन वहां पे बहुत ज्यादा बारिश जो है दर्ज की गई थी, उसके चलते वहां पर संचार सुविधाएं जो है वो ठप पड़ी है, जिसके लिए जो जिला है उसके अंदर जो है इंफ्रा सर्कल रोमिंग सिस्टम जो है वो सुविधा शुरू की गई है, ताकि लोग जो है वो संपर्क साध पाए। इस सिस्टम के अंदर जो है जिला के अंदर कोई भी नेटवर्क अगर चल रहा है वो नेटवर्क आपके फोन में काम करना शुरू करेगा। तो यानी कि एक तरह से ये माना जाए कि अब मौसम जिस तरह से थोड़ा थोड़ा पटरी पर आ रहा है, तो जनजीवन भी अब धीरे धीरे पटरी पर आता हुआ जल्द ही नजर आएगा। जिस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, मौसम भी कहीं ना कहीं साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, तमाम जानकारी शिमला से हमसे साझा करने के लिए, और पंजाब जालंधर से गुरमीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं संध्या। बिल्कुल। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप, और संध्या नया सवेरा में बात करेंगे अब गणेश चतुर्थी की। क्योंकि आज से घर घर में गणपति बप्पा विराजमान हो रहे हैं। बिल्कुल, आज गणेश चतुर्थी है और आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणपति घर घर विराज रहे हैं, तो वहीं पंडाल और मंदिरों में भी बप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की बात अजीब है, नई है और निराली भी, क्योंकि यहाँ की मान्यताओं से भरा सिद्धि विनायक का मंदिर हो या लाल बाग के राजा का पंडाल, दुनिया भर से लोग यहाँ गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। तो आपको दिखाते हैं यहीं की तस्वीरें।
तो सिद्धिविनायक मंदिर, जहां अल सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, और लालबाग चराजा काफी प्रसिद्ध और साथ ही साथ मान्यताओं से भरे ये दोनों ही मंदिर। और आज उत्सव की बात हो और मुंबई की बात ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से गणेशोत्सव का जश्न जो है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में मनाया जाता है कि उसे देखने के लिए दूर दूर से देश विदेश के लोग भी वहां आते हैं गणपति के दर्शन करने के लिए। और विघ्नहर्ता है, आज बुधवार का दिन भी है, तो ऐसे में ये मान्यता और भी बढ़ जाती है, तो भक्त लगातार असंख्य संख्या में मंदिरों में उमड़ रहे हैं। और वहीं अहमदाबाद में इस खास अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने गणेश मंदिर में आरती की है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। तो गणेश चतुर्थी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देश विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महापर्व बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे व्यक्ति निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करते रहें और उनके आशीर्वाद से सभी देशवासी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाते हुए सशक्त भारत के निर्माण में निष्ठा के साथ कार्यरत रहें। गणपति बप्पा मोरया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर लिखा है कि आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति से भरा ये पावन अवसर हर किसी के लिए शुभकारी हो। भगवान गजानन ने से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा मोरया। और हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ श्यामा मिश्रा मुंबई में एक गणेश पंडाल से ही जुड़ गई हैं। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं ताकि श्यामा मिश्रा ही बताएं वहां का हाल। श्यामा, बताइए किस तरह का माहौल आज देखने को मिल रहा है। आज घर घर में गणपति बप्पा की स्थापना हो रही है, वहीं गणेश पंडाल सज चुके हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी संध्या, शैला, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया। मुंबई में है हम और पूरा महाराष्ट्र आज अगर आप देखें, आज से लगातार लेके 10 दिन तक एक तरीके से जी उठा है, जग उठा है। आपको अगर हम दिखाएं यहाँ पर विजुअल्स, तो हम हैं जीएसबी गणेश सेवा मंडल में, जो कि मुंबई का या महाराष्ट्र का भी कह लीजिए सबसे अमीर गणपति मंडल में से एक माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप देखें बप्पा को यहाँ पर जो विराजे हुए हैं, इन पर सोना लगभग 65 किलो से भी ज्यादा सोना है। आभूषण की बात कर लीजिए या जो सिंहासन में लगी हुई चीजों की बात कर लीजिए, उनको जोड़ के चांदी जो है वो 300 किलो के करीब लगाया गया है। आप पीछे का जो इनके सिंहासन का पीछे का एक डिजाइन देखिए या सजावट देखिए, वो इसके अलावा आभूषणों में भी चांदी का इस्तेमाल किया गया है। जो एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, इसके अलावा भी वो भी इसमें लगा गया है। और एक बहुत अट्रैक्टिव बात यहाँ पर इस गणपति मंडल की ये है कि 400 करोड़ से ज्यादा का इंश्योरेंस इन्होंने निकाला है। और ये सिर्फ गणपति बप्पा के मूर्ति का नहीं है, गणपति बप्पा के आभूषणों का नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं उन सभी के लिए भी है। अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर आप अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूँ कि विजुअल्स दिखाएं। सुबह का समय है और हम जब से आए हुए हैं उसके कई घंटों पहले से यहाँ पर लाइनें लग चुकी हैं लोगों की। और ऐसा ही एक जो माहौल है वो पूरे महाराष्ट्र का है, पूरे मुंबई का है, क्योंकि हर जगह पर कई सारे ऐसे पंडाल लगे हुए हैं और अब तो ये काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हो चुका है। छोटे छोटे पंडाल भी लगते हैं और हर पंडाल के पास, हर मंडल के पास एक ऐसा अपना एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपने क्रिएटिव, अपने मैसेज, सोशल मैसेज को भी उजागर कर सके। सोशल मैसेज की बात कही, हम देख पा रहे हैं, देखिए कितने
कितने खूबसूरत गणपति बप्पा विराजे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है उन्हें उनके दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन इस गणेशोत्सव के दौरान कई खूबसूरत मैसेज भी देखने को मिलते हैं, कई पर्यावरण से जुड़े मैसेज भी देखने को मिलते हैं और हम ऐसा भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पंडाल ऐसे भी हैं जो गोबर से जो पर्यावरण अनुकूल गणपति बप्पा तैयार कर रहे हैं और उनको अपने घरों में विराज रहे हैं। बिल्कुल शैला, अगर हम इसी गणपति मंडल की बात करें, ये गणपति बप्पा की बात करें, तो ये शाड़ू की मिट्टी के बने हुए हैं, यानी कि क्ले से बने हुए हैं। बिल्कुल ही पर्यावरण के एक तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी कि जब इनका विसर्जन होता है तो समुद्र को, एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं होती है। और ऐसे ही सोशल मैसेजेस कई सारे मंडल ने लिए हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सारी बातें अब हम करने लग गए हैं, रियल लेवल पे भी बात करने लग गए हैं। कई सारे आपको ऐसे मंडल मिलेंगे जो एक थीम उन्होंने बनाया होगा, कई सारे गणपति बप्पा के आसपास में ऐसे स्ट्रक्चर बनाए होंगे जिससे वो मैसेज देते हैं। ऐसी बात कर ले हम तो जो परेल का इलाका है, लालबाग का इलाका है, या अंधेरी, वीटी, सीएसएमटी का इलाका है, ये सारे इलाकों में काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे मंडल बनते हैं, पंडाल्स बनते हैं बड़े बड़े, और इन सभी जगहों पर सोशल मैसेजेस काफी आते हैं। इस बार की बात कर लें तो एनवायरनमेंट की तो बात हम कर ही रहे हैं, कई सारे मंडल्स ये मैसेज दे रहे हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर भी काफी ज्यादा हाईलाइट में है, बहुत सारे मंडल्स ने इस थीम को भी चुना है, उसे दिखाया, दर्शाया है। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट, इसे भी कई सारे लोगों ने, कई मंडल्स ने, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जो भ्रूण हत्या की बात हम करते हैं, वो सबको उजागर करने वाली भी कई सारी थीम्स हैं। आपने बात की जो गोबर से बनता है, कई सारे डेकोरेशंस ऐसे होते हैं कि आप पानी में उसे डालेंगे वो पूरा गल जाता है। पेपर की बात कर लीजिए, थर्माकोल अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जो फूल होता है वो नेचुरल फूल का ही इस्तेमाल करते हैं। काफी सारे लोग हैं जो अब जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाते हैं। घर घर की बात कर लीजिए तो घर भी अब छोटे बप्पा लाते हैं हाइट में, और वो शाड़ू की मिट्टी की लाते हैं, यानी कि सभी समझ रहे हैं यानी कि हम ये माने कि आज घर घर में जिस तरह से गणपति बप्पा को विराजमान किया जा रहा है, उत्साह नजर आ रहा है। साफ तौर पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई है और हर कोई चाहता है मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता से आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और खबरों की। संध्या, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर देर रात तक ईडी की छापेमारी जो है वो चलती रही, क्योंकि अस्पताल निर्माण कुछ घोटाले का ये पूरा मामला है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस मामले में 5,590 करोड़ रुपए के अस्पताल प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर ये कार्रवाई की गई है। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच भी कर रही है। दरअसल साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, जिसमें 11 नए अस्पताल और 13 पुराने अस्पतालों के विस्तार की योजना थी। लेकिन ना तो ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए और ना ही तय लागत में बने, बल्कि प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ाकर हेराफेरी की आशंका भी जताई गई। सबसे बड़ा घोटाला आईसीयू अस्पताल प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है। 6,800 बेड वाले 7 आईसीयू अस्पताल 1,125 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने में बनने थे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी केवल 50% काम ही हुआ है, जबकि 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले साल तत्कालीन विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने एंटी करप्शन ब्रांच को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल निर्माण की लागत को बढ़ाकर और नियमों को दरकिनार कर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। इसी शिकायत में सौरभ भारद्वाज और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का नाम सीधे तौर पर लिया गया था। तो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड जो है देर रात तक चलती रही और एंटी करप्शन ब्यूरो की ये जो है रेड अस्पताल घोटाले मामले में लगातार उन पर जो है शिकंजा कसता जा रहा है। बिल्कुल शैला, और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विश्व झील दिवस की। जी हाँ, जो हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन पूरे विश्व में झीलें ताज़े पानी का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं और इसीलिए उनका संरक्षण बेहद ज़रूरी है। इसी सोच को कायम रखने के उद्देश्य से हर साल विश्व झील दिवस का आयोजन किया जाता है। पानी में सूरज को डूबते देखा है।
ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे प्रेस रिपोर्ट की। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में छपी हुई प्रमुख और दिलचस्प खबरों की, हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। तो पहला अखबार हम हरिभूमि ले रहे हैं और हरिभूमि से एक खबर आपको दिखा रहे हैं कि आक्रामकता की नहीं भारत की नीति, लेकिन नुकसान पहुंचाने वालों के सामने झुकेंगे भी नहीं, ये कहना है राजनाथ सिंह का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयगिरी और हिमगिरी युद्धपोत के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के अवसर पर आयोजित किए गए समारोह में बोलते हुए इस बात को कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत आक्रामकता की नीति का समर्थन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन जो लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम उनके सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। जब हमारी सुरक्षा पर खतरा होता है तो हर तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। साथ साथ उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि ये दोनों जो युद्धपोत हैं ना केवल देश की समुद्री व्यवस्था को मजबूती देंगे बल्कि समुद्री हितों की भी रक्षा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल शैला, तो अगली खबर की बात करें अगर अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं तो बताएं कि अब मंत्री की इजाजत के बिना नहीं मिलेगी वरिष्ठ अफसरों को छुट्टी। ये जनसत्ता अखबार ने अपनी राजधानी यानी कि नई दिल्ली राजधानी पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है। ये खबर दिल्ली के हवाले से ही है। आपको बताएं कि दिल्ली सरकार अब नौकरशाही पर धीरे धीरे किस तरह से शिकंजा कसती जा रही है, ये खबर यही बता रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर प्रधान सचिव, सचिव स्तर के अधिकारियों को लेकर नया आदेश जारी हो चुका है। और इस आदेश के बाद अब इस रैंक के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मनचाही छुट्टी नहीं मिलेगी। और इसकी वजह भी साफ तौर पर इस खबर में प्रकाशित की गई है। दरअसल क्या हुआ है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ कई बैठकें आयोजित की गई थी, लेकिन इस बैठक को लेकर के ये हुआ कि मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों की पिछले दिनों जो बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और विभागों की अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले लोग नहीं पहुंचे और इसी की वजह से अब इस तरह का आदेश जारी हुआ है। तो अब मंत्री की इजाजत के बिना छुट्टी नहीं ले पाएंगे अफसर। बिल्कुल, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये हम उठा रहे हैं नवभारत टाइम्स से, जो कि डीयू की बसेस से जुड़ी हुई है। जी हाँ, कल से डीयू स्पेशल बसें शुरू होने जा रही हैं और जिसमें छात्र जो हैं फरमाइशी गाने भी सुन सकेंगे। तो अगले महीने होने जा रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने डीयू के छात्रों को एक बड़ा तोहफा, खास तोहफा देने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता, जो कि खुद भी पहले डूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं, गुरुवार को यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए डीटीसी की यू स्पेशल बस सर्विस को दोबारा वो शुरू करने जा रही हैं। और 2020 में कोविड और बसों की कमी के चलते ये सर्विस बंद हुई थी। इन बसों में कई सारी खासियत होंगी। रेडियो लगा होगा जिन पर गानों के अलावा कई तरह की जागरूकता फैलाने वाले मैसेजेस भी प्रसारित होंगे और छात्र व्हाट्सएप से मैसेज भेजकर भी अपने फरमाइशी गाने जो है वो सुन सकते हैं। तो एक बेहतर शुरुआत इसे कह सकते हैं। बिल्कुल शैला, और अगली खबर बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण खबर है जिससे अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। जी हाँ, हिंसा की आग पर किस तरह से भारी पड़ी है भविष्य की आस। पेंशन स्कीम पर राह दिखा रहा है मणिपुर। जी हाँ, किस तरह से राह दिखाता हुआ पेंशन स्कीम नजर आ रही है, ये खबर बता रही है। दरअसल आपको बताएं कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों तक पेंशन पहुंचाने के मकसद से अटल पेंशन स्कीम चला रखी है और इसमें 1000 से 5000 रुपए तक के पेंशन की गारंटी भी होती है। जिस व्यक्ति का जैसा योगदान उतनी उसकी पेंशन। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम में मणिपुर के लोगों ने न सिर्फ इस स्कीम पर भरोसा जताया है बल्कि देश भर के राज्य को पहचान भी दिलाई है। अटल पेंशन स्कीम चलाने का जिम्मा PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पर है और अब अथॉरिटी ने हाल में उन बैंकों को भी सम्मानित किया है जिनके जरिए ये पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
और अब जो हम अगली खबर उठाने जा रहे हैं ये एक शोध से जुड़ी हुई है और कि मधुमेह पीड़ित 3/4 लोग जो हैं वो फैटी लिवर से पीड़ित बताए गए हैं। इस शोध में मधुमेह से पीड़ित 3/4 लोग फैटी लिवर से पीड़ित हैं, तो मधुमेह से पीड़ित 1/4 से अधिक लोगों के लिवर में फाइब्रोसिस पाया गया है। फैटी लिवर से बचाव का समय पर उपाय नहीं करने से इन लोगों में फैटी लिवर की बीमारी फाइब्रोसिस में तब्दील हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। 10 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं हमारे देश में और 13 करोड़ के करीब लोग प्री डायबिटिक हैं देश भर में। तो ये जो शोध है ये काफी चिंताजनक है और लोगों को अवेयर करने वाला है कि आपको फैटी लिवर से बचाव के उपाय करने चाहिए। क्या है फैटी लिवर? अगर हम इसकी बात करें तो लिवर में 5% से अधिक वसा जमा होने पर फैटी लिवर की बीमारी मानी जाती है। वसा अधिक जमा होने पर लिवर धीरे धीरे सख्त होने लगता है और इस वजह से कई लोगों के लिवर में फाइब्रोसिस और फिर कुछ लोगों के लिवर में सिरोसिस होने का खतरा हो जाता है, जो कि खतरनाक है। तो ये शोध जो है लोगों की आंखें खोलने का एक तरह से कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और शैला, तो अब बढ़ते हैं आगे और खेती किसानी की भी बात कर लेते हैं। तो रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट कृषि जगत का। बिल्कुल, बरसात के मौसम में खेती में लगी फसलों में जहां कीट का खतरा बढ़ जाता है तो वहीं किसानों को खरपतवार की चुनौती का भी सामना करना होता है। और असल में कीट और दूसरे कीड़े धीरे धीरे फसल की जड़ों को कुतर देते हैं, इससे पत्ते पीले हो जाते हैं और पौधे सूखने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर खरपतवार खेत में तेजी से फैलकर फसल के पोषण और नमी छीन लेते हैं। और इसी को लेकर के कृषि विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि हर 12 से 15 दिन पर अगर खेतों की निराई गुड़ाई की जाए, यानी कि खरपतवारों को उखाड़कर हटा दिया जाए और साथ ही मिट्टी को खुरपी जैसे उपकरणों से हल्का सा खोद दिया जाए तो इससे मिट्टी ढीली होती है। वहीं हवा का संचार बेहतर होता है और जड़ों को ताकत भी मिलती है। कीट और दीमक के प्रकोप से बचने के लिए कृषि विशेषज्ञ किसानों को नीम की पत्तियों का काढ़ा और हल्दी का घोल छिड़कने जैसे घरेलू नुस्खे अपनाने और समस्या बढ़ जाने पर दवाओं का सहारा लेने का मशवरा भी देते हैं। और बिल्कुल ये मशवरा बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि ये जो इससे जो खेती होती है वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित सिद्ध होती है, क्योंकि जो कीटनाशक हैं ये कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर बुरा असर भी डालते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है और इन योजनाओं के माध्यम से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके तहत प्रदेश में गोवंश के लिए आहार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। यानी कि लगातार देखिए सरकार भी किस तरह से मदद कर रही है वो आपको साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं। हर घर गोकुल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 946 नई दुग्ध सहकारी समितियों का भी गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़ाने और 2028 तक प्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने का संकल्प लिया है। दुग्ध उत्पादन से अधिक आय के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक करार भी किया गया है। और कृषि जगत की बातचीत के बाद अब वक्त है तकनीक की दुनिया का रुख करने का। बात करते हैं टेक टॉक में। एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह स्टारशिप का अब तक का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। ये उड़ान अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्थित स्पेसएक्स के स्टारबेस लॉन्च साइट से हुई। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को खराब मौसम और तकनीकी जांच के कारण 2 बार लॉन्च टालना पड़ा था। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। इजराइल गाजा संघर्ष पर व्हाइट हाउस में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका को उम्मीद है कि इस संघर्ष का समाधान इस वर्ष के अंत तक निकल आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के बावजूद 6 लाख चीनी छात्रों को
अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि अमेरिका द्वारा उनके न्याय मंत्री रिकार्डो लेवांडोव्स्की का वीजा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने इस रुख को अस्वीकार्य बताया है। तो शैला, बात कर लेते हैं कारोबार जगत की, तो अपने दर्शकों को बताते हैं बिजनेस ब्रीफ। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों की संख्या 55 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। योजना से महिलाओं की बैंकिंग तक पहुंच आसान हुई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक और खुदरा व्यापारियों के साथ साथ प्रसंस्करण करने वालों पर लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को 31 मार्च 2026 तक कम करने का निर्णय लिया है। देश में महिलाओं के रोजगार दर में इजाफा हुआ है। पिछले 7 वर्षों में रोजगार दर लगभग दोगुना होकर 2023-24 में 40.3% हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एकमुश्त वन वे स्विच सुविधा शुरू की है। ये सुविधा ग्राहकों को उनकी सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले तक मिल सकेगी। और अब खबरें खेल जगत से। तो आज हम याद कर रहे हैं क्रिकेट के बेताज बादशाह सर डॉन ब्रैडमैन को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 27 अगस्त 1908 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ब्रैडमैन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रिकेट के इतिहास का सुनहरा अध्याय है। तो आइए जानते हैं कुछ अनसुने किस्से और बल्ले से किए गए उनके ऐतिहासिक चमत्कारों के बारे में। बल्ले के जादूगर, क्रिकेट की दुनिया का बॉस, द डॉन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, एक ऐसे बल्लेबाज जिनकी महानता को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है। 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रैडमैन ने सिर्फ 20 साल की उम्र से ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण किया। 1930 की एशेज सीरीज में उन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 974 रन बनाकर खुद को क्रिकेट के विश्व मंच पर स्थापित किया। ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 52 टेस्ट में 80 पारी में 99.94 के असाधारण औसत से कुल 6,996 रन बनाए। ब्रैडमैन के नाम 29 शतक और 13 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका टॉप स्कोर 334 रन रहा। उन्होंने 2 तिहरे शतक लगाए। ऐसा करने वाले वे दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर थे। ब्रैडमैन के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कुल 12 बार 200 से ज्यादा रन बनाए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसे विडंबना ही कहेंगे कि रनों का अंबार लगाने वाले ब्रैडमैन अपने करियर के आखिरी टेस्ट में बिना खाता खोले आउट हो गए। अगर वह अपने आखिरी टेस्ट में सिर्फ 4 रन और बना लेते तो उनका करियर औसत 100 का होता। क्रिकेट के इस जादूगर ने 25 फरवरी 2001 को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। ब्रैडमैन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक युग थे और आज वो हर युवा क्रिकेटर की प्रेरणा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात होगी आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र में। इस मौसम में हम जानते हैं कि कई तरह की संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। दांत का संक्रमण हो, संध्या, त्वचा की आम समस्या, तमाम सारे इस बरसाती मौसम में होते हैं। बिल्कुल, ये परेशानियां लगातार सामने आती है। तो आइए इसी के बारे में और इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं बताते हैं आपको। बरसात के मौसम में त्वचा में कई तरह की समस्याएं होने की संभावना रहती है। दाद एक फंगल संक्रमण है। दाद तब होता है जब टिनिया नामक एक प्रकार का फंगस त्वचा पर बढ़ता है और उसको प्रभावित करने लगता है। दाद या टीनिया फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो मॉनसून्स में और बढ़ जाती है। ये बॉडी के फोल्ड्स में होती है, जैसे कि बगल में, पेशाब के जगह के आसपास, ग्रोइन में, आपके वेस्ट बैंड पे जहाँ पे आप पेटीकोट बांधते हैं, और ये हाथों में, पैरों की उंगलियों के बीच में, चेहरे पे, दाढ़ी में और बालों में भी, सर में भी हो सकती है। इसके अंदर अगर आप बाय चांस
बाहर से कोई ओवर द काउंटर प्रिपरेशन लगा लें जिसके अंदर की स्टेरॉइड है, तो इससे ये दाद की खुजली तो आपकी कम हो जाएगी, लेकिन ये अंदर ही अंदर दाद पनपता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है आप ओवर द काउंटर ट्यूब्स इसके ऊपर ऐसे नहीं लगाएं, नहीं तो दाद ठीक करना और मुश्किल हो जाता है और दाद और ज़्यादा फैल जाता है। दाद एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। दाद पैदा करने वाला फंगस गर्म और नम क्षेत्रों में पनपता है। दाद होने की संभावना तब अधिक होती है जब शरीर का कोई भाग अक्सर गीला रहता है। अपने शरीर को साफ रखना है, सूखा रखना है और सूती कपड़े पहनने हैं। डेनिम जीन्स आपने बिल्कुल नहीं पहननी है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि वो मोटे कपड़े का होता है, उससे पानी पसीना बाहर नहीं बहता, जिसके कारण उमस बनी रहती है और दाद पनपता रहता है। इलाज आपने तब तक नहीं छोड़ना जब तक दाद पूरी तरह ठीक ना हो जाए। बिल्कुल ठीक हो जाने के 2 हफ्ता फालतू खाने वाली दवाई और कम से कम महीना फालतू लगाने वाली दवाई को करते रहना है। यदि आपकी त्वचा पर दाने या छाले हैं जो 2 सप्ताह के भीतर ठीक नहीं हो रहे, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें और ये जान लें कि कहीं यह समस्या दाद तो नहीं है। सही इलाज द्वारा दाद की समस्या को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, उचित कपड़े पहने और सावधानी बरतें जिससे दाद के संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना, और आपको साफ तौर पर किस तरह से बता रहे थे विशेषज्ञ कि मोटे कपड़ों का इस्तेमाल इस समय में आपको नहीं करना है। ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जो जल्दी सूख जाया करते हैं। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की, बताते हैं आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान। तो नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको फिर ले चलते हैं भक्ति की दुनिया में। जी हाँ, क्योंकि आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हुई है, तो आइए चलिए आपको लिए चलते हैं और फिर छोड़े जाते हैं गणपति और उनके भक्तों की कुछ खास झलकियों के साथ। आप लीजिए इन झलकियों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।